तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। हाल ही में जो राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट रद्द हुई है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम सिर्फ इस रद्दीकरण की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे हुआ क्या था और लाखों छात्रों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ा। 22 लाख, जी हाँ 22 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन छात्रों की गिनती है जिनकी जिंदगी और भविष्य अचानक से बीच अधर में लटक गए। इतनी बड़ी संख्या में जब देश के होने वाले डॉक्टर्स का भविष्य दांव पर लग जाए तो ये सिर्फ एक आम खबर नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। तो आज हम जिन मुख्य बिंदुओं से गुजरने वाले हैं वो हैं ये अभूतपूर्व रद्दीकरण, पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन, संदिग्धों का वो शातिर नेटवर्क, इस पूरी व्यवस्था और राजनीति का क्या कनेक्शन है, छात्रों के लिए प्लान बी यानी वैकल्पिक करियर क्या हो सकते हैं, और आखिर में सफलता और उत्कृष्टता के बीच का असली फर्क। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अभूतपूर्व रद्दीकरण की और समझते हैं कि ये मामला आखिर कितना बड़ा है। हमारे देश के इतिहास में शायद ये पहली बार था जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को इतने भारी पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए, पहला बड़ा सुराग मिला 2 मई 2024 को। केरल में पढ़ाई कर रहे एक एमबीबीएस छात्र ने सीकर में रहने वाले अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उस मैसेज में एक फाइल थी और साथ में लिखा था, ये वो 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। बस यही वो धागा था जिससे इस पूरे घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुईं। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये थी कि जब परीक्षा खत्म होने के बाद उस व्हाट्सएप वाले पेपर को असली पेपर से मिलाया गया तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। कुल 180 सवालों में से 135 सवाल बिल्कुल हूबहू मैच कर गए। इसमें 90 सवाल बायोलॉजी के थे और 45 केमिस्ट्री के। और तो और मजे की बात देखिए, एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का भी अंतर नहीं था। मतलब ये एक ऐसा पक्का सबूत था जिसे कोई झुटला ही नहीं सकता था। अब आगे बढ़ते हैं अपनी टाइमलाइन यानी पेपर लीक की समय रेखा की तरफ और ट्रैक करते हैं इस पेपर के सफर को। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर सीधे छात्रों तक कैसे पहुंच गया। देखिए, ये कोई आम चोरी चकारी नहीं थी। ये एक बहुत ही हाईटेक और चालाकी से किया गया ऑपरेशन था। चेकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन की जगह हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया और उससे भी बड़ी बात, डेटा ट्रांसफर को छुपाने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में एक बाकायदा शैडो सर्वर सेटअप किया गया था। ये तकनीकी रूप से बहुत ही ऊंचे दर्जे की सेंधमारी थी। अब जरा इस घटनाक्रम पर गौर करें। 26 अप्रैल को गुड़गांव में ये पेपर बिकता है। 29 अप्रैल तक ये सीकर में बंटना शुरू हो जाता है। 2 मई को उस व्हाट्सएप मैसेज से इस पूरे लीक का पर्दाफाश होता है। और परीक्षा आधिकारिक तौर पर कब रद्द होती है? 12 मई को। यानी जो पेपर हफ्तों पहले से बाहर घूम रहा था, उस पर एक्शन लेने में सिस्टम को इतना लंबा वक्त लग गया। ये टाइमलाइन खुद बता रही है कि हमारी व्यवस्था कितनी धीमी है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे खेल के मुख्य खिलाड़ियों की, यानी संदिग्धों का वो नेटवर्क और कस्टडी की चेन। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए उन लोगों के सटीक नेटवर्क को देखना होगा जिन्होंने इस पेपर को यहां से वहां पहुंचाया। ये पूरा खेल एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस चेन की तरह चल रहा था। सबसे पहले नासिक में शुभम खिरनार ने पेपर की सॉफ्ट कॉपी बेची। फिर वो कॉपी पहुंची गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास, जिसने बड़ी चालाकी से मूल सवालों के साथ कुछ एक्स्ट्रा सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक गेस्ट पेपर बना दिया ताकि किसी को शक ही ना हो। वहां से बीवल भाइयों ने इसे पूरे 30 लाख रुपए में खरीदा और आखिर में ये पेपर सीकर में राकेश मनवरिया के हाथों में गया, जिसने इसे 700 से ज्यादा छात्रों में बांट दिया। बिल्कुल एक वेल प्लान्ड सप्लाई चेन। और इस पूरी चेन के एकदम आखिरी छोर पर क्या हो रहा था? वहां हर एक छात्र इसी गेस्ट पेपर को खरीदने के लिए 30,000 रुपए चुका रहा था। मतलब जो डील नासिक से लाखों रुपयों में शुरू हुई थी, वो छात्रों तक पहुंचते पहुंचते 30-30 हजार के छोटे हिस्सों में बिक रही थी। अब आते हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, व्यवस्था और राजनीतिक जुड़ाव। इस एक्सप्लेनर में हमें पूरी निष्पक्षता के साथ कुछ रिपोर्ट किए गए बैकग्राउंड डिटेल्स को भी देखना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी 1 महीने पहले से ही चल रही थी। एक और दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि बीबल भाइयों के 4 बच्चों ने पिछले ही साल ये परीक्षा पास की थी।
इसके साथ ही एक संदिग्ध दिनेश बीवल का नाम जयपुर में एक राजनीतिक पार्टी के युवा मोर्चे से जुड़ा होने की बात भी सामने आई है और उनकी तस्वीरें राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ भी पाई गई हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो स्रोत सामग्री में तथ्य हैं वे निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब जरा इस स्थिति को देखिए। एक तरफ राजस्थान पुलिस की जांच कह रही है कि ये पूरा लीक महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी समय नासिक के डीसीपी दावा करते हैं कि वहां कभी कोई पेपर छपा ही नहीं और ये सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं। अब आप ही बताइए, जब दो अलग अलग राज्यों की पुलिस ऐसे एकदम उलट बयान देगी तो छात्र बेचारे खुद को इस पूरे सिस्टम के बीच फंसा हुआ ही महसूस करेंगे ना। और ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ हमारे पास पक्के भौतिक साक्ष्य हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि 180 में से 135 सवाल बिल्कुल मैच कर गए, और दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक साहब का बयान आता है कि कोई लीक तो हुआ ही नहीं है। उनका तर्क है कि चूंकि पूरे 180 सवाल लीक नहीं हुए इसलिए इसे लीक नहीं माना जा सकता। जमीनी हकीकत और लीक की इस सरकारी परिभाषा के बीच का ये जो फासला है उसने पूरी एजेंसी की जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और सबसे निराशाजनक बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये तो जैसे एक पैटर्न बन चुका है। साल 2024 में भी ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया था। तब 67 छात्रों को परफेक्ट स्कोर मिले थे, बिना किसी स्पष्टीकरण के मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए थे, और तो और सीबीआई जांच भी बैठाई गई थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, कोई ठोस संरचनात्मक सुधार नहीं हुआ। इससे एक बात तो साफ है कि जब तक सिस्टम को जड़ से नहीं सुधारा जाएगा ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाती रहेंगी। खैर, इन सब नकारात्मक बातों से आगे बढ़ते हुए अब हम प्लान बी यानी वैकल्पिक करियर के रास्तों पर चर्चा करेंगे। जब सिस्टम इस तरह से फेल होता है तो युवाओं पर जो मानसिक और भावनात्मक दबाव पड़ता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि एक अकेली परीक्षा कभी भी किसी का भविष्य तय नहीं कर सकती। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में पारंपरिक रास्तों के अलावा अनगिनत ऐसे शानदार क्षेत्र हैं जहां आप बेहतरीन ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। डेटा साइंस, यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च, ये कुछ ऐसे बेहतरीन विकल्प हैं जिनके बारे में अक्सर स्कूलों में कोई बात ही नहीं करता। और ऐसी ही नए रास्तों को खोजने के लिए सही संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 100 करियर जिनके बारे में कोई नहीं बताता नाम की एक बहुत ही अच्छी गाइड है। इस तरह के संसाधन लोगों को उनके असली जुनून को पहचानने में बहुत मदद करते हैं। देखिए, जब बनी बनाई पारंपरिक प्रणालियां धोखा दे जाएं, तो जीवन में एक मजबूत प्लान बी या यहाँ तक कि प्लान सी का होना बहुत ही समझदारी की बात है। तो अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं, सफलता बनाम उत्कृष्टता, यानी नजरिए में एक बदलाव। इस पूरे मामले से जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई है, हमें उससे थोड़ा ऊपर उठकर देखना होगा। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, सफलता के पीछे मत भागो, उत्कृष्टता का पीछा करो और सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये जो माइंडसेट का बदलाव है ना, ये आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब एक परीक्षा प्रणाली में इतनी आसानी से सेंध लगाई जा सकती हो, तो सिर्फ एक एग्जाम पास करने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है अपने अंदर सच्ची क्षमता और कौशल का निर्माण करना। अंत में हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को असल दुनिया में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ उन्हें एक ऐसी परीक्षा प्रणाली में किसी तरह सरवाइव करना सिखा रहे हैं जिसमें पहले से ही इतनी खामियां हैं? ये सवाल हम सबको शिक्षा के असली मायने सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।